साथी, जैसा कि आप सबको पता है, आपको मालूम है कि आपकी परीक्षा जो है साथी, वो 6 सितंबर से शुरू है। और परीक्षा के अगर समय की बात करें तो अब तो समय तो है नहीं। अब अगर कोई ये कह दे कि गुरु हमारी तैयारी नहीं है, तो भाई तैयारी का कोई वो थोड़ी होता है। तैयारी करने के लिए 1 साल भी कम है, नहीं तो 1 महीने भी काफी है। बहुत स्वागत है आपका, सभी को गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में देखो, चाहे आप कुछ पढ़े हो चाहे कुछ ना पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान देना कि पेपर में जो पेडागॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे गलत ना हो, क्योंकि पेपर में सारा खेल पेडागॉजी का ही रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग 90 क्वेश्चन जो पेडागॉजी आपसे पूछता है वो मैं आपको पूरा कवर कराने वाला हूं। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत है आपका, सभी को गुड इवनिंग। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक चरण में अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच विकसित कर लेते हैं। देखो भाई, एक बात बताएं आपको, एकदम गणित की तरह सवाल रहता है। ये है तो मनोविज्ञान, लेकिन सवाल गणित की तरह है। कथन कह रहा है कि जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है, यानी मूर्त, देखो मूर्त का मतलब क्या होता है कि बच्चे की उम्र कितनी है? 7 से 11 साल। तो ये कह रहे हैं कि जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है तो क्या वो बच्चा दिमाग में ही कल्पनाएं कर सकता है? तो हम लोग तो पढ़े हैं कि 7 से 11 साल का बच्चा दिमाग में कल्पना नहीं कर सकता। वो लोगों को देखकर पहचान सकता है कि ये मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, मिठाई है, दाल रोटी सब्जी है। वो देखकर वर्गीकृत कर सकता है। लेकिन आप ये कहो कि कल्पना करने लग जाए, तार्किक चिंतन करने लग जाए, तो कल्पना और जो तार्किक चिंतन है ये 11 से 15 साल में शुरू होता है। मतलब कथन तो पूरी तरीके से गलत है। अब आइए कारण पर भैया। कारण क्या कह रहा है कि इस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू करते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि दोस्तों 7 से 11 साल का बच्चा फर्जी बातें नहीं करता। प्रतीकात्मक खेल क्या होता है? प्रतीकात्मक खेल वो खेल होता है, वो विचार होते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इसी को प्रतीकात्मक खेल कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? प्रतीकात्मक विचार तो 2 से 7 साल के बच्चे में आता है। यानी यहां पे दोस्तों कथन और कारण दोनों गलत है, और कोई भी किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपको सीधा सीधा लिखना है, जैसे आप लोग लिख रहे हो कि सर दोनों गलत है। ठीक है? और याद रखो, बहुत सारे चैनल वाले ये बता देते हैं आपको ट्रिक के रूप में कि कथन गलत होगा तो कारण भी गलत होगा। ये सब चक्कर में मत रहा करो। कथन सही होगा तो कारण भी गलत हो सही होगा, ऐसे नहीं होता। कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना, तब उत्तर करना। मतलब कहने के हिसाब से मत जाना। आगे, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास के क्षेत्र जेडपीडी का सबसे सटीक वर्णन करता है? अरे हमने ही कहा था कि जेडपीडी क्या होता है। जब कभी किसी बच्चे को, कोई बच्चा काम तो स्वयं शुरू किया है लेकिन मदद के बिना पूरा नहीं कर पाए, तो मदद की सहायता से जो काम पूरा करता है उसी को जेडपीडी कहते हैं। हम कई बार पढ़ाए हैं कि एक बच्चा एक सवाल लगा रहा था। टीचर देखती है कि बच्चा सवाल तो लगा रहा है लेकिन बार बार तीसरी या चौथी लाइन में गलती कर दे रहा है। टीचर ने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, लेकिन चौथी बार टीचर ने थोड़ा सहारा दे दिया, थोड़ी मदद दे दिया, थोड़ा हिंट कर दिया, तो उस हिंट से बच्चे का काम पूरा हो गया, सवाल सही हो गया। इसी को जेडपीडी कहते हैं। आपको बताना चाहूंगा तुम्हारे साथ पेपर में खेल क्या होगा। इसी जेडपीडी को दोस्तों कई नाम दिया गया है। इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं साथियों। इसी को संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान देना। संभावित विकास का क्षेत्र भी इसी को कहते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी इसी को कहते हैं। इसलिए बता रहा हूं कि पेपर में नाम बदल देता है सीटेट वाला, क्योंकि यही तो सिखाता हूं पेडागॉजी में कि एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं, ये आपको पता हो। अब आओ इसको विकल्प देख लेते हैं। ये 4 विकल्प आपके सामने साथी, और आपको ये सवाल रोज नजर आता है। इसलिए रोज नजर आता है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पहले से ही फिक्स है कि इसको उनको देना ही देना है, मतलब ये आना ही आना होता है। तो वो कार्य जो बच्चा बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से कर सकता है, अगर बिना किसी सहायता के काम कर लेता
तो मदद की जरूरत क्यों होती? मतलब बात तो गलत है। बच्चे की वर्तमान क्षमता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता के बीच का अंतर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ हद तक सही है। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य और वयस्क या अधिक कुशल व्यक्ति, यानी कि स्वतंत्र रूप से क्या काम किया, वो किसी सवाल को हल कर रहा था, 3 लाइन 4 लाइन सही लगा रहा था, इतना काम तो उसने स्वतंत्र रूप से कर दिया। लेकिन जब देखा कि अध्यापक ने कि बार बार गलती हो रही है, तो यहां उसको मदद मिली और मदद की सहायता अपने कार्य को पूरा कर लिया। इसी को जेडपीडी कहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि पेपर में यह भी पूछता है कि जेडपीडी में दी जाने वाली जो मदद है ये अस्थाई होती है या आप बताइए कि अस्थाई होती है? एक बार कमेंट करके बताओ। सारे लोग कमेंट करेंगे कि जेडपीडी में दी जाने वाली जो मदद होती है वो अस्थाई होती है या साथियों अस्थाई होती है। भरिए पूरा कमेंट बॉक्स अपने सही जवाब के द्वारा। भाइयों, प्रिय साथियों, जेडपीडी में दी जाने वाली जो मदद होती है ना, वो अस्थाई होती है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी आपसे गलती होगी, तुम गिरोगे उठोगे, लोग आपकी मदद थोड़ा करेंगे जरूर, है ना? तो अस्थाई होता, ध्यान देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? साथियों, मूल्यांकन क्या है? हमने कहा मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन करना। मूल्य मतलब होता है व्यवहारिक गुण। तो बच्चों के व्यवहारिक गुणों का अध्ययन करना ही मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन का आधार क्या बने? बच्चों को उनके नंबर के आधार पे, मैंने बार बार कहा, किसी बच्चे के व्यवहार को मूल्यांकित हम नंबर के आधार पे नहीं करेंगे। कोई बहुत अच्छा नंबर लेकर आता है, इसका मतलब थोड़ी है कि उसका व्यवहार सही होगा। क्या अगर रटने की क्षमता बच्चे में आ जाए तो यह मान लिया जाएगा कि यही मूल्यांकन है? जी नहीं। सीखने के अंतराल को पहचानना और सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित करना साथी एकदम सही है। चौथा विकल्प है केवल। तो ये केवल लिखा है तो अपने आप ही गलत काट दो, मतलब ये विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था ये किस स्तर की विशेषता है? हमने क्या कहा था कि अगर किसी बच्चे का अच्छी लड़की अवस्था हम कैसे पहचानेंगे? जब किसी क्वेश्चन बच्चे से उम्मीद की जाए कि देखो बच्चा, फलाने का लड़का सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, आपको भी 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। यानी ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था से ही ये पॉइंट लिया गया है। और भी लाइन है, देखो भाई, मैंने कल खाना नहीं लाया था, सॉरी, आपने कल खाना नहीं लाया था, मैंने आपको खाना खिलाया था। आज मैं खाना नहीं लाया हूं तो आपको मुझे खाना पूछना चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाए कि भैया तुम्हें अच्छा करना चाहिए, अब अच्छा करने का समय आ गया है, तो ये उम्र होती है 12 साल, यानी ये परंपरागत स्तर का बच्चा है। अब आपके मन में ये भी सवाल है कि सर जी पूर्व परंपरागत क्यों नहीं होगा ये वाला? क्योंकि दोस्तों, पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा 4 साल का होता है, 5 साल का। ये बच्चे स्वार्थी होते हैं, तो इन बच्चों की नैतिकता को दंड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। हम बहुत बार पढ़ाए हैं और कई बार आपसे पूछे भी हैं। हमने आपसे कहा था कि ये बताइए कि जैसे घर में मेहमान आते हैं तो कई बार मेहमान मिठाई लेकर ही आते हैं, तो ये जो पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा है 4-5 साल वाला, ये क्या चाहता है कि वो सारी मिठाई हमको मिल जाए। लेकिन जब घर वाले डांट लगाते हैं, बेटा दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, तब जाकर बच्चा मानता है। तो जब बच्चे की नैतिकता को माता पिता डिसाइड करें या दंड के द्वारा डिसाइड हो तो वो पूर्व परंपरागत है। और जब बच्चे से अच्छा बनने की उम्मीद की जाए तो 12 साल का बच्चा है, मतलब परंपरागत। और अगर बच्चा सबकी भलाई सोच रहा है तो दोस्तों ये उत्तर परंपरागत स्तर का है, मतलब ये बच्चा 18 साल का है। ये बात तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि उत्तर परंपरागत अवस्था का बच्चा 18 साल का होता है, जो सबकी भलाई के बारे में सोचता है। समझे? अब अंतिम पॉइंट, यही 3 स्तर था इनका। अब आपके मन में एक सर क्या कुछ और भी पूछ सकता है? नहीं भाई, एक अंतिम पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी? तो साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इन्होंने अपना जो प्रयोग है
वो महिलाओं के ऊपर नहीं किया था। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी और इनकी कमी निकालने वाले व्यक्ति का नाम है कैरोल गिलिगन। क्या नाम है साथी? इनकी कमी निकालने वाले व्यक्ति का नाम है कैरोल गिलिगन। इतनी बात साथी आपको तैयार रखनी है। आगे आ जाओ। एक समावेशी क्लास में एक शिक्षक को ऑटोइज्म हो गया है। सॉरी, एक शिक्षक बच्चे को देख रहा है कि बच्चे में ऑटोइज्म आ गया है, एएसडी। ऑटोइज्म का मतलब समझते हो साथी? मैं कई बार पढ़ाया हूं कि जहां पे बच्चा अपने ही विचारों को सर्वोपरि माने, उसको लगता है कि हम ही हम हैं तो क्या गम है, मतलब अपना ही विचार सर्वोपरि है, तो इसको ऑटोइज्म कहते हैं। तो ऐसे बच्चों से निपटने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए एज ए टीचर उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? पहले, कक्षा की दिनचर्या में बार बार और अचानक बदलाव करें। यह बात एकदम गलत है। छात्र को केवल विशेष शिक्षक के पास, केवल तो निगेटिव वर्ड है, एक पूर्व अनुमानित और संरचित दिनचर्या बनाएं। बिल्कुल सही। हमको पता है कि यह बच्चा जिद्दी है, अपने विचार को सर्वोपरि रखेगा, तो जाहिर सी बात है साथियों, मैं क्या करूंगा, हम यही काम करेंगे। हम बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता करेंगे और उसे एक ऐसी संरचना में रखेंगे, एक ऐसी दिनचर्या के साथ रखेंगे कि जिससे एक स्ट्रक्चरल रूटीन में उसको डाला जा सके, है ना। कि कुल मिलाकर देखो, जबरदस्ती तो नहीं फुदरेगा वो, लेकिन अगर हमको पहले से पता रहेगा कि हाँ भाई ये जिद्दी है, तो उसके लिए कुछ अलग चीज हम बना कर रखेंगे कि ऐसे इसको डील करना है। ठीक है, चलो। प्रतिस्पर्धा तो निगेटिव वर्ड होता है साथियों। आगे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं, इरादों और प्रेरणाओं को समझने में अत्यंत कुशल है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? वो हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने कहा था कि एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है उसके अंदर 10 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से 9 की 9 बुद्धियां सो जाती हैं, केवल एक बुद्धि निकल कर आगे बढ़ती है। वो कौन सी वाली बुद्धि निकल कर आगे बढ़ेगी, ये बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करता है। हम तो कई बार आपसे कहे हैं कि भाई घर में जिस तरह के आपके लोग होंगे वही वाली बुद्धि आप में आएंगी। चोर टाइप के लोग हैं तो चोर वाली बुद्धि आएगी, नेता टाइप के लोग घर में हैं तो नेता वाली बुद्धि आपके अंदर आएगी। ये सब बात साथी आपको पता है। अब लेकिन कोई व्यक्ति अगर दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है तो आपको पता है कि इनके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की पहचान करने का तरीका मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर्मन को पढ़कर उसे बेवकूफ बना ले जाए, तो उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। और हम कई बार ये बात बोले हैं, पेपर में आएगा कि नेता के अंदर कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बीमा एजेंट में कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एलआईसी वाला वही मेन चीज है। वकील के अंदर वही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि चित्रकार के अंदर होता है। प्राकृतिक बुद्धि वैज्ञानिक के अंदर होता है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि माता पिता, शिक्षक और दार्शनिक में होता है। और हार्वर्ड गार्डनर की भी कमी पूछता है, तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कोहलबर्ग वाली कमी बताऊं कि हार्वर्ड गार्डनर वाली कमी बताऊं। देखो भैया, हार्वर्ड गार्डनर की कमी ये थी, इनकी आलोचना ये थी कि इन्होंने इतनी प्रकार की बुद्धियां बता दी कि इनका मापन कर पाना संभव नहीं हो पाया। यही इनकी सबसे बड़ी कमी थी। साथियों, आगे कथन और कारण फिर से आ गया है। भाषा और विचार के संबंध में वाइगोत्स्की का मानना था कि विचार भाषा से पहले उत्पन्न होता है और उसे दिशा देता है। यह बतिया एकदम गलत है, क्योंकि यह बात पियाजे ने कहा था। वाइगोत्स्की ने कभी नहीं कहा कि विचार पहले आता है। उन्होंने कहा कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। क्योंकि वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चा समाज से ही तो भाषा सीखता है, तो पहले भाषा सीखता है समाज से और वही भाषा बाद में बच्चे की विचार बन जाता है। ये बात हमने नहीं कहा, ये बात वाइगोत्स्की ने कहा। जबकि पियाजे ने कहा नहीं, बच्चा अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वो स्वयं से संघर्ष करके अपने जीवन को लिखता है, मतलब उसमें विचार पहले आती है और भाषा बाद में आती है। तर्क क्या था? पियाजे का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक उप उत्पाद है। पियाजे का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक उप उत्पाद है।
साथ ही ये बात कहीं हद तक, अगर आप ये जो दिख रहा है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आप ध्यान से देखो और समझो कि पियाजे का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक उप उत्पाद है। क्या यह बात सही है कि गलत है? बोले दिमाग लगाओ, क्या यह बात सही था? सबको पता है साथी, पियाजे कहते हैं कि बच्चे में विचार पहले आती है, भाषा बाद में, लेकिन वही विचार बाद में भाषा बन जाती है। मतलब उन्होंने कहा कि भाषा उसका प्रोडक्ट है। मतलब बात तो सही है, यानी कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। इसीलिए जब भी आपको कोई ये समझाए कि कथन गलत होगा तो कारण भी गलत होगा, ऐसे ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो। ये ट्रिक वाले ही आपको फंसा देते हैं, क्योंकि ट्रिक का मतलब ये है कि ट्रिक इस तरह फिर ट्रिक नहीं होता है, हर चीज समझना पड़ता है आपको। समझे कि नहीं समझे साथी? हाँ, उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए होंगे। तो कथन यहां पे गलत है लेकिन कारण सही है। साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आओ, प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या होती है? शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है? नहीं साथी। अगर कोई क्लास प्रगतिशील है तो इसका मतलब यह है कि उस क्लास में बच्चे के विचारों को महत्व मिल रहा होगा, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिल रहा होगा, तभी वो क्लास प्रगतिशील है। अदरवाइज हर क्लास प्रगतिशील नहीं हो सकती है। तो शिक्षक को ही अगर एकमात्र सर्वोसर्वा बना दिया जाए कि नहीं भैया ज्ञान का वही एकमात्र स्रोत है, तो ये बतिया तो एकदम गलत है। बच्चों को निष्क्रिय आप कभी नहीं कह सकते। ज्ञान का निर्माण बच्चों द्वारा सक्रिय अन्वेषण अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। सही है। साथ ही एक जानकारी आपको बता दूं कि कल जो शाम को आपकी ये 9 बजे वाली क्लास आएगी, कल मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लाने वाला हूं, स्पेशली हिंदी पेडागोजी, क्योंकि आपका डिमांड था सर हिंदी पेडागोजी अलग से करा दो। और कल शाम को जो 3 बजे क्लास आने वाली है उसमें गणित की पेडागोजी लाने वाला हूं। तो कल सब लोग तैयार रहना, जितने लोगों को गणित पढ़ना है कि भैया गणित में अगर बहुत कमजोर हो, गणित का गा नहीं पता है, तो कल जुड़ना। बाकी तो आप हमारे बारे में जानते ही हैं कि भैया इतना अच्छे से डील करूंगा। देखो, आप बस इतना मतलब रखो कि तुम्हें रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, है ना। हम बहुत ज्यादा किंतु परंतु विश्वास नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं अगर किस्मत भी रूठ जाएगी ना तो ऑप्शन से हल करेंगे, लेकिन आपका विकल्प गलत नहीं होने देंगे। यही कारण है कि आप अथाह अपार सफलता अर्जित करते हैं। यह विकल्प बिल्कुल सही है। पुरस्कार और दंड की यहां कोई रोल ही नहीं है। आगे, विकास का शीर्षाभिमुख सिद्धांत किस बात की व्याख्या करता है? नाम से ही स्पष्ट है, शीर्षाभिमुख का मतलब विकास सिर से पैर की ओर होगा, यानी यह विकल्प सही है। अच्छा ये बताओ, विकास के किस सिद्धांत में विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है? ये बताओगे? एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे साथी कि विकास का वो कौन सा सिद्धांत है जिसके अंदर विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये बात शायद हर व्यक्ति को विदित होना चाहिए कि विकास का जो अधोगामी सिद्धांत है उसमें ये कहा जाता है जो विकास है वो कहाँ से कहाँ होता है। देखो, अगर आपसे पूछे कि विकास का अधोगामी सिद्धांत क्या कहता है, तुम ट्रिक बना लेना कि सर जी बोले हैं अधोगामी का मतलब क्या होता है? शरीर का आधा भाग। शरीर का आधा भाग क्या होता है? शरीर का आधा भाग हमारा पेट होता है, पेट हमारा केंद्र है। तो जब विकास बीच से बाहर की ओर हो, यानी बीच मतलब वही केंद्र से बाहर की ओर हो, तो उसको अधोगामी कहते हैं। और विकास अगर सिर से पैर की ओर हो तो इसको शीर्षगामी कहते हैं। और एक जो नीचे लाइन दिया गया, ये तो विकास का सिद्धांत है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये बात सही है। 90% बच्चे पेपर में उत्तर ये गलत करके आते हैं जब वहां पे 2 लाइन लिखा होता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, फिर एक लाइन में लिखा रहेगा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो लोग सोचते हैं क्या कहूं। तो ये बात नोट कर लेना। मैं अक्सर कहता हूं आपसे कि जब बच्चा जन्म लेता है ना तो शुरू में सारे बच्चे सामान्य ही होते हैं, बाद में इंसान अपने कर्मों से विशिष्ट बनता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विकास जो होगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। विकास प्रत्यावर्ती नहीं होता, यह भी जान लो। जितनी लाइन बता दे रहा हूं 12 नंबर आपका पक्का है। विकास प्रत्यावर्ती नहीं होता, क्योंकि विकास को पलटा नहीं जा सकता, क्योंकि 15 साल का व्यक्ति 5 साल का नहीं हो जाएगा,
50 साल का व्यक्ति 5 साल का नहीं हो जाएगा। तो विकास प्रत्यावर्ती नहीं होता। और एक बात और, विकास कभी भी सरल रेखा में नहीं होता, रेखीय नहीं होता। आपके पेपर में विकल्पों में लिखा रहेगा कि विकास रेखीय होता है, तो तुम कह देना कि नहीं भैया विकास रेखीय नहीं होता। क्योंकि जिंदगी कभी, आप मुझे ये बताओ साफ साफ कि जिंदगी कभी ऐसे चल सकता है? जिंदगी कभी भी एक रेखा में नहीं चलता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, मतलब विकास वर्तुलाकार होता है। तो किरण यादव, विजय राम, रविंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार, ऋतु प्रजापति, चांदनी कुमारी, अनुपमा यादव, किरण यादव, राहत आबजा, रविंद्र सिंह और हमारे बहुत सारे प्रिय भाई अरुण शुक्ला। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंतरिक मोटिवेशन का उदाहरण है? हमने क्या कहा कि जब किसी काम को कोई बच्चा अपनी इच्छा से करे तो ये तो आंतरिक प्रेरणा है, लेकिन अगर कुछ पाने की चाहत पे करे तो वो बाह्य मोटिवेशन है। जैसे क्लास में प्रथम आना चाहते हो, साइकिल पाना चाहते हो, तो ये बाह्य मोटिवेशन है, ये आंतरिक नहीं है। शिक्षक की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा कर रहे हो, मतलब ये भी बाह्य मोटिवेशन है। एक नई भाषा सीखना क्योंकि उस भाषा के साहित्य को पढ़ने में रुचि है, साथ ही ये आंतरिक मोटिवेशन है। बाकी आप समझदार हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, जबरदस्त क्वेश्चन है। छात्रों में वैकल्पिक अवधारणाओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? यार देखो, जब बच्चा दोस्तों छोटा होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे वैकल्पिक भावनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसे विचारों को संबोधित करने का, समझने का, टैकल करने का सही तरीका क्या होता है? उन्हें तुरंत गलत बताओ नहीं। मैं कहता हूं अगर बच्चा गलती भी करे तुरंत नहीं डांटा जाता है और बाद में भी नहीं डांटा जाता है। ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना जो उनके वर्तमान विचार को चुनौती दे और विमर्श को बढ़ावा दे। वो कहते हैं ना साथी कि एक पुरानी कहावत है, और शायद वो कहावत आप सबको पता होगा कि कष्ट जिस पर पड़ता है ना वही जानता है। तो जब अपने पर पड़ता है इंसान को तभी समझ में आता है कि कष्ट होता क्या है। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो कि बच्चे को स्वयं समझ में आ जाए कि हाँ ये सही है, ये गलत है। समझे कि नहीं समझे? हाँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। साथियों, ये सूचना उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए है जो लोग सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने दिक्कत यह है कि सर जी कैसे पास करूं, समय तो है नहीं, ऐसे में पहली बार में कैसे पास किया जाए? दोस्तों, सीटेट पास करने के लिए पहली बात तो तुम दो गलती कभी मत करो। कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच नहीं खरीदना है जहां पर डेली आपको 7 घंटे 8 घंटे क्लास करना पड़े। जाहिर सी बात है, तुम 7 घंटे डेली क्लास देखोगे, खुद कब पढ़ोगे? और अगली गलती, बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर लेते हैं। यार किताबों को पढ़ने में ही 2-3 साल लग जाएंगे, तो ऐसे में आपके पास इतना समय नहीं है कि जिंदगी भर पढ़ते ही रहें। जाहिर सी बात है साथी, निश्चित रूप से अगर मैं आपसे ये बात कहूं तो आपको ये बात पता होना चाहिए साथी कि पूरे पेपर में 150 प्रश्न आता है जिसमें 90 क्वेश्चन पेडागोजी का है। आपको बस इतना ध्यान देना है, इस पेडागोजी पे काम करना है कि अगर हम कुछ नहीं पढ़कर जाएंगे ना, हमको तब भी पता है कि पेपर में पेडागोजी अपने हाथ में है। वो तो 90 नंबर करा सकता था, और 60 नंबर जो टॉपिक है, टॉपिक में ऐसा ना करो कि सब कुछ पढ़ना शुरू कर दो। सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है, उतना पढ़ो जो आपके काम का है। इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसके अंदर में आपको मिलेगा 90 पेज में संपूर्ण पेडागोजी, 60 पेज में हर विषय का जरूरी कंटेंट। अगर 1 घंटे रोज पढ़ोगे ना तो 10 दिन में आपका सिलेबस पूरा कर देगा। अगले 1 हफ्ते रिवीजन कर देना, लाइन बाय लाइन आपका तैयार हो जाएगा। और इसे पढ़ने के बाद फिर दोस्तों आपको किसी किताब या वीडियो या बैच की जरूरत नहीं है। आपको कैसे मिलेगा? सीधा आपके नीचे नंबर दिख रहा है 9653050981 पे सीधा कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। अरुण शुक्ला जी कह रहे हैं कि सर जी हमारा जो लड़का है वो यूपीएससी क्वालिफाई कर दिया। चलिए बहुत सारी शुभकामना। कथन दोस्तों क्या है कि लड़कियों को केवल कला विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना और लड़कों को गणित के लिए प्रेरित करना जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बात तो सही है। अगर तुम ये कहोगे कि लड़की केवल कला विषय ले और लड़का केवल गणित पढ़े तो ये तो जेंडर पक्षपात है ना।
ये कहाँ ये बात लिखा है? यानी ये बात तो गलत है। ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को मतलब, एक मिनट, बात तो गलत नहीं है, सिर्फ ये बात गलत है, लेकिन जो कथन कहा गया है कथन सही है कि सच में ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तर्क क्या है? कह रहे हैं जेंडर एक जैविक संरचना है जबकि सेक्स एक सामाजिक संरचना है। आप देखो, एक बार कमेंट करके आप लोग बताओ भाई क्या जवाब होगा। ये बताइए, क्या जेंडर एक जैविक संरचना है और सेक्स एक सामाजिक संरचना है? क्या ये बात सत्य है कि गलत है? सोचिए, तनिक विचार करके बताइए। साथियों, जेंडर क्या होता है? जेंडर का मतलब आमतौर पे होता है, अगर मैं आपको बताऊं, आपको समझना पड़ेगा, जेंडर कोई जैविक संरचना नहीं होती, इस बात को समझो। जेंडर एक प्रकार की सामाजिक संरचना होती है। जेंडर का मतलब लिंग होता है हिंदी में, और लिंग का मतलब या तो लड़का या तो लड़की, और लड़का और लड़की से ये समाज बना है, तो लड़का और लड़की क्या हो गए? समाज के लिए इकाई हो गए। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जैविक नहीं। और सेक्स क्या है? सेक्स एक जैविक संरचना होती है, वो आपको पता होता है। तो यानी कथन और कारण दोनों गलत है। यहां पे जो आपका उत्तर होगा कि सर जी दोनों चीजें गलत हैं, कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की चुनौती से संबंधित है? बताओ दोस्तों, अगर किसी बालक को डिसलेक्सिया हो गया है तो ये किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरविंद परिहार जी। ये लाइन हमको पूरी तरह से ढंग से याद नहीं है, बाकी बतिया जो आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक बात आपने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है कि बच्चे को अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो डिसलेक्सिया, गणित में दिक्कत है डिस्कैल्कुलिया, अगर मोटर स्किल में मतलब मूवमेंट में दिक्कत आ रही है तो सूक्ष्म गति कौशल, भावनाओं को नियंत्रण में कठिनाई आ रही है तो ये डिस्थीमिया है, मतलब तनाव ज्यादा ले रहा है। आगे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? बताओ साथी। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आप सबके आंसर हैं। अनीता शर्मा, रविंद्र सिंह। हाँ, छात्रों को केवल गणना करने में, तो गणना एक, देखो केवल तो आपको पता है, देखते ही समझ गए गलत है। यहां पे याद करना लिखा है गलत है, यहां सूत्र लिखा है तो भी गलत है, यहां परीक्षा लिखा है तो भी गलत है। मैं कहता हूं कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। पेपर में हमें पता है 15-20 क्वेश्चन कठिन आएगा, काफी कठिन आएगा, तो उनको ऑप्शन से सेट करना सीखो, है ना। चलो आगे, रचनात्मकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताओ दोस्तों, रचनात्मकता के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अच्छा ये बताओ, रचनात्मकता होती क्या है? तो आप कहोगे सर जी, अगर कोई बच्चा कागज के नाव बना सकता है, मिट्टी के बर्तन बना सकता है, लड़की गुलदस्ता बना सकती है, तो यही रचनात्मकता है। तो रचनात्मकता करने के लिए सोच का स्वतंत्र होना जरूरी है, तार्किक चिंतन का होना जरूरी है कि नहीं? केवल उच्च बुद्धिलब्धि गलत। देखो आपके पेपर में मैं आपको फिर याद दिला दूं साथियों, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आपके पेपर में मैं कहता हूं कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिन विकल्पों में उच्च या निम्न लिखा रहेगा। मैं फिर कहता हूं, अगर किसी विकल्प में उच्च लिखा है, निम्न लिखा है, सरल लिखा है, कठिन लिखा है, ऐसे विकल्पों से बचो। ये विकल्प साथी कभी नहीं सही होगा, ये आप मान कर चलिए। कभी भी किसी विकल्प में उच्च, निम्न, सरल, कठिन, जटिल ऐसे शब्दों से हमेशा अपना बचाव करो, क्योंकि ये शब्द साथी कभी भी सही नहीं होता है, वो एक नेगेटिव वर्ड होते हैं। समझे कि नहीं समझे आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त आप लोगों का जवाब है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अभिसारी, देखो अभिसारी सोच का मतलब होता है छोटी सोच, और तीसरा विकल्प है कि अपसारी और नए विचारों का, बिल्कुल ठीक है। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है? अपसारी का अर्थ ही होता है कि फैलना या फैलाना, यानी विस्तृत चिंतन की बात है।
चौथा विकल्प कह रहा है कि रचनात्मकता केवल माता पिता द्वारा, ये गलत बात है। माता पिता से आपको शारीरिक गुण मिल गया, मानसिक गुण मिल गया, लेकिन हर चीज केवल तो कह दोगे तो वैसे भी गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथी। यार मेरे भाई क्वेश्चन आया है पाढ़ के बारे में, बोलो जरा तो कि पाढ़ की अवधारणा का क्लास में अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। पेपर में ये वो क्वेश्चन है जिनको मतलब फिक्स है कि मतलब इसको वो पूछना ही पूछना है। तो मैंने भी आपसे कहा था कि पाढ़ का मतलब होता है सहारा देना, पाढ़ प्रदान करना, जिसको अंग्रेजी में स्केप फोल्डिंग कहते हैं। तो हमने कहा कि जब किसी बच्चे को शुरू में मदद करना अनिवार्य है लेकिन जिंदगी भर मदद ना करना पड़े, तो ये जो आपने अस्थाई मदद किया ना, इसी को स्केप फोल्डिंग कहते हैं, या हिंदी में इसी को पाढ़ कहते हैं, इसी को मचान कहते हैं, इसी को ढांचा निर्माण कहते हैं। और ये मदद अस्थाई होती है। क्यों? हमने तो एग्जाम्पल ले लेकर आपको समझाया। मैंने कहा एक बच्चा शुरू में जब चलना सीखता है तो शुरू में कुछ दिनों तक उसकी उंगली को पकड़कर चलाना पड़ता है, लेकिन जिंदगी भर बच्चे की उंगली को नहीं पकड़ना पड़ता। ये जो आपने अस्थाई मदद की ना कुछ दिनों तक, इसी अस्थाई मदद को इसके फोल्डिंग कहा जाता है। तो प्यारे भाई, हम सबको ये बात पता है बच्चों को हर कदम पे उत्तर बताकर ये बात गलत है, ये बात गलत है। हर कदम पे उत्तर बताओगे तब तो बच्चा बेकार हो जाएगा। बच्चों को कठिन कार्य, बच्चों को साथी जो कठिन कार्य है देकर उन्हें अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाए, ये भी बात एकदम गलत है। अकेला संघर्ष करने के लिए छोड़ दोगे बच्चा बेकार हो जाएगा। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर संकेत, इशारा या प्रारंभिक सहायता प्रदान करके जिससे बच्चा स्वतंत्र होने पर। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि आपको फिर विकल्प में आंखें वही जाएंगी, फिर नजरें वही जाएंगी जहां आप चाहना चाहते हो। सीधी सी बात है, नजरें वहीं जाएंगी जहां आपका उद्देश्य है। और हम ये बात कई बार पढ़ा दिए हैं, हम ये बतिया कई बार दोहरा दिए हैं। भैया बात को समझो। चलो साथी, काफी लोग इस चीज को बेहतर कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी। 17, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्यारे भाइयों, मैं आपको फिर बता दूं कि